क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि अंग्रेज हमारे देश में पहुंचे कैसे? उन्होंने हमारे देश को 200 साल से अधिक समय तक गुलाम कैसे बनाया? क्या-क्या परिस्थितियां रही होंगी जो हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया? आज आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस लेसन में। आज का लेसन है क्लास 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद वीडियो चैनल संजय सोशल स्टडी क्लास और मेरा नाम है संजय भंडारी। तो आप ध्यान से देखते रहिए ये वीडियो। तो आज देखिए लेसन क्या है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब इस देश में जो अंग्रेज आए थे वो व्यापार करने के लिए आए थे और वो एक कंपनी के रूप में आए थे और उन्होंने अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर ली, देश को गुलाम बना लिया। आगे देखिए क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो थे औरंगजेब और वही अंतिम शक्तिशाली बादशाह थे और फिर उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव जमाया था, अपना नियंत्रण स्थापित किया था। लेकिन 1707 में जब वो मरे तब क्या हुआ? तब छोटे-छोटे जो मुगल सूबेदार होते थे, उनसे नीचे रहने वाले लोग, बड़े-बड़े जो जमींदार हो जाते थे, वो अपना ताकत दिखाने लगे और फिर क्षेत्रीय रियासत कायम हो गई। क्षेत्रीय रियासत मतलब छोटे-छोटे इलाकों में उन्होंने अपने आप को राजा की तरह सामने लाने लगे वो लोग। अब फिर क्या हुआ? दिल्ली जो है एक जो बड़े रूप में दिखाई देती थी अधिकार के क्षेत्र के रूप में, अब वो धीरे-धीरे सिमट कर अनेक भागों में बँट गई। अब 18वीं सदी में क्या हो रहा था? 18वीं सदी में एक नया दुनिया में एक नया राजनीतिक ताकत सामने आ रहा था और उसका नाम था अंग्रेज। आप जानते ही हैं कि अंग्रेज जो आए थे वो भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। मतलब उनका मकसद था हमारे देश में व्यापार करना, न कि हमारे देश को कब्जा करना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने हमारे देश को अपने कब्जे में किया और हमारे देश को गुलाम बना लिया? आगे यही सब बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फोटो में देखिए। यहाँ फोटो में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक मुगल तो थे ही, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे और फिर ये ब्रिटिश जो थे इनको बंदी बना लिए और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाने के बाद क्या हुआ कि इनको देश से बाहर जाने को कहा गया, देश छोड़ने को कहा गया और इनके जो फैमिलीज थी, बेटे लोग, उनको अंग्रेजों ने मार दिया। अब स्थिति क्या हुई इसके बाद जो हुई उसके अंग्रेजों की जो ताकत थी वो भारत में धीरे-धीरे बढ़ने लगी। आगे यही सब बातें आपको समझ में आएगी। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। मैप में क्या है कि आपको भारत तक पहुँचने का रास्ता अंग्रेजों को किस प्रकार मिला वो देखिए। यहाँ है हमारा भारत और अंग्रेज आए इधर से समुद्री रास्ते से होते हुए हमारा भारत पहुँचे और फिर पूर्व के दूसरे क्षेत्रों में भी ये सब पहुँच गए। तो इस तरह से भारत को रास्ता मिला है, समुद्री रास्ता। तो पूर्व में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। मतलब अंग्रेज जो आए थे वो एक कंपनी के रूप में आए थे। 1600 ईस्वी में क्या हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक इजाज़तनामा ले ली थी। मतलब एक लाइसेंस प्रकार का ले लिया था कि पूरब में जब हम व्यापार करने जाएंगे तो एक विशेष अधिकार दीजिए कि कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी अगर होगी तो वो उस इलाके में व्यापार नहीं कर पाएगी जहां हम लोग कर रहे होंगे। तो ऐसा लाइसेंस मिलने के बाद अंग्रेजों को अब भारत में अपना कोई भी कंपटीशन करने वाला नहीं मिला, मतलब ब्रिटिश कंपटीशन करने वाला। आगे कौन मिला वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके खिलाफ कोई भी होड़ नहीं कर सकती थी, कोई कंपटीशन नहीं कर सकती। अब अंग्रेजों को ये फायदा हुआ कि वो एकदम फ्री होकर के
कहीं भी इलाके को खंगाल सकती थी, उसका कोई भी चीज़ों को उस इलाके में जो मिल रहे हैं उसके सस्ते दामों में खरीद सकती थी और फिर जाकर के कहीं दूसरी जगह में ऊँचे दाम पर बेच सकती थी। तो इस तरह से अंग्रेज जो थे, उनको किसी से अब प्रतिस्पर्धा करने का, कॉम्पिटिशन करने का कोई भय नहीं रहा। तो वाणिज्यिक जो बातें होती है, वाणिज्यिक का अर्थ क्या होता है कि बिजनेस के लिए किसी भी तरह का जो व्यापार होता है, निर्यात आयात होता है, लेन देन होता है, खरीद बिक्री होती है, वो वाणिज्यिक हिसाब से कही, उसको वाणिज्यिक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुनाफा कमाने का अंग्रेजों को भरपूर अवसर मिला, क्योंकि कोई कंपटीशन तो रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने महारानी से पहले से ही ले लिया था अधिकार। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों का भारत में 1600 में, इस तरह से ईस्वी में, 1600 ईस्वी में भारत में आना हुआ। किस रूप में? व्यापारिक कंपनी के रूप में। तो इस तरह से अंग्रेजों को काफ़ी फायदा होने लगा। आगे बढ़ते हैं। शुरू में अंग्रेजों का मकसद हम लोग जान रहे हैं कि व्यापार करना था, इस देश को गुलाम बनाना नहीं था। तो फिर इस तरह से क्या क्या हुआ जिसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया, वो आप देखेंगे। अब जो है पूरब के बाजारों में क्या हुआ, अंग्रेज तो पहले से ही पहुंचे हुए थे, लेकिन बात यह है कि जो लाइसेंस उनको मिला था वो ब्रिटिश कोई भी दूसरी कंपनी के लिए था, न कि दूसरे देशों के लिए तो था नहीं। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि जो दूसरे देश के लोग थे वो अब भारत आने के लिए तैयार थे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों के पीछे पीछे पुर्तगाल वाले जो पुर्तगाली थे वो पहुंच गए। पुर्तगाली, ठीक। और पुर्तगाली को भारत पहुंचने का रास्ता पहले से ही मालूम था। क्यों? क्योंकि 1498 में पता लगा लिया गया था कि भारत कैसे पहुंचना है। ठीक है, कौन पता लगाया था? वास्को ड गामा ने। वास्को डी गामा जिसको बोलते हैं, वास्को द गामा, तो उन्होंने ही पता लगा लिया था कि भारत पहुंचने का रास्ता किधर किधर से है। तो इस तरह से अंग्रेजों के साथ साथ डच वाले आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, डच के बाद कुछ ही समय में फ्रांसीसी व्यापारी आ गए। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, अब तो यहाँ कंपटीशन पैदा हो गया, है ना। जो कंपटीशन से अंग्रेज बचना चाहते थे, लाइसेंस बनवा करके महारानी से, अब दूसरे देशों के लोग पहुंच गए और उनसे कंपटीशन चालू हो गया, प्रतिस्पर्धा चालू हो गई। अब क्या है देखिए, आखिर भारत का जो बाजार था वो कैसे इन देशों को आकर्षित कर रहा था। बात यह है कि भारत में जो सूती कपड़े होते थे वो काफ़ी बारीक होते थे, काफ़ी अच्छे होते थे, इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी कि यूरोप के बाजार में धड़ाधड़ बिक जाती थी। रेशम के कपड़े बहुत बेहतरीन होते थे भारत के, पूरी दुनिया में इनकी ज़बरदस्त मांग थी। अब भारत की दूसरी चीज़, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, इनकी भी बेजोड़ मांग थी पूरे विश्व में, विशेषकर यूरोप महाद्वीप में जहाँ से अंग्रेज आए थे। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि प्रतिस्पर्धा के बाजार में जहाँ अंग्रेज पूरा मुनाफा कमाना चाहते थे, वहाँ पर डच, फ्रांसीसी के आने के कारण अंग्रेजों को टेंशन होने लगी। अब क्या हुआ, अब यही एक उपाय था कि किस तरह से अब अपना ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। उपाय यही था कि जो कंपटीशन में खड़ा है, जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ समाप्त करने के लिए क्या चला? लड़ाइयाँ चली। लड़ाइयाँ मतलब डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ाई। ठीक है, इन तीनों में लड़ाई। 17वीं और 18वीं सदी में किसी को भी जब भी मौका मिलता था, मतलब इन तीनों में से किसी को भी मौका मिलता था, क्या करते थे ये लोग कंपनी के जहाज़ों को डुबो देते थे। जहाज जो आते थे सामान वामान लेकर के या ले जाते थे, उन कंपनी के जहाज़ों को डुबो देते थे, उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते थे, मारपीट हो जाती थी, है ना, हंगामा हो जाता था। तो इस तरह से कंपटीशन, अब क्या हुआ, कंपटीशन जो है
एक प्रकार से युद्ध में बदलता जा रहा था। अब यहाँ व्यापार जो है हथियार के बल पर हो रहा था, व्यापार हथियार के बल पर हो रहा था। तो इसी के द्वारा क्या होते थे, चौकियों की किलेबंदी को सुरक्षित रखा जाता था। मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने अपने एरिया बना लिए थे, बस्ती की किलेबंदी कर दी थी कि यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा, कोई बिजनेस नहीं करने घुसेगा, व्यापार में मुनाफा सिर्फ हम लोग कमाएंगे, अंग्रेजों का ये कहना था। और ऐसा होने के कारण क्या हुआ कि तीनों देशों में तो लड़ाई हो ही रही थी। जो लोकल शासक मतलब स्थानीय शासक जो होते थे, राजा वगैरह जो भी शासक होते थे, उनसे भी टकराव होने लगा। ठीक है, अब मुश्किल बढ़ती जा रही थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो व्यापार शुरू करती है, वो बंगाल में शुरू करती है। कैसे शुरू करती है उसको समझना है। देखिए इधर, पहली इंग्लिश फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री का मतलब होता है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री, 1651 में। कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे बनी। तो कंपनी के व्यापारी जो होते थे वो इसी जगह से अपना व्यापार चलाते थे। तो व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहते थे? फैक्टर, यानी कि फैक्टर से ही फैक्ट्री बना है शब्द। तो इस फैक्ट्री में क्या होता था, एक वेयर हाउस होता था, जहां पर भारत से जो जो सामान बेचने के लिए ले जाया जाएगा उसको वहां पर रखा जाता था, जमा किया जाता था। वहीं पर दफ्तर बना हुआ था, जहां पर कंपनी के जो अफसर होते थे, अंग्रेज लोग जो होते थे, वो बैठते थे। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापार जब फैला तो आसपास जो सौदागर होते थे, जो सामान का जैसे बोलते हैं ना कि बड़े बड़े सामान को एक खरीद लेते हैं एक साथ और दूसरे लोगों को बेच देते हैं, ये सौदागर कहलाते हैं। तो व्यापारी जो हैं और सौदागर जो हैं वो भी इसी एरिया के आसपास आकर के अपना बसेरा बसाने लगे थे, बसने लगे थे। अब हुआ क्या कि 1696 तक कंपनी जो है वो किला बनाना शुरू कर दी थी। किला मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे होता ना किला, वो घेर लेते हैं और बोलते हैं ये अब हमारा इलाका हुआ, अब हम यहीं पर सब कुछ काम करेंगे। तो 2 साल के बाद मुगल अफसरों को क्या किए, ये लोग रिश्वत दे करके अपना काम शुरू कर दिए। तो उन्होंने 3 गांव की जमींदारी ली कि बिजनेस कहाँ कहाँ करना है हम लोग को। 3 गांव का लाइसेंस जो होता है, जमींदारी एक प्रकार का लाइसेंस जैसा होता है, अधिकार होता है, वो ले ली। तो पहला गांव था कालीकाता, एक गांव। कालीकाता को ही आजकल कोलकाता कहा जाता है, उसी का एक नाम कलकत्ता भी है। ठीक है, तो कंपनी जो है, मुगल जो सम्राट थे औरंगजेब, उसको भी इसलिए तैयार कर लिया था कि वह बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की इजाजत दे दे। मतलब अंग्रेज जो यहाँ व्यापार करेंगे उसके लिए किसी भी प्रकार का पैसा वो राजा को नहीं देंगे। यह अधिकार उसने ले लिया था, किससे? औरंगजेब से। आगे देखिए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती थी, ज्यादा से ज्यादा रियायत हासिल करना चाहती थी, फैसिलिटीज हासिल करना चाहती थी, ताकि उसको व्यापार करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा उठाने में लगी हुई थी। तो औरंगजेब जो था, उन्होंने कंपनी के शुल्क को कंपनी को जो है फ्री, उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तब क्या हुआ, कंपनी के जो निजी अफसर होते थे उन्होंने भी इसका फायदा उठाया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो भी इसका उठा रहे थे फायदा। और सारे लोग किसी भी प्रकार का शुल्क चुकाने से अब इनकार करने लगे।
तो बंगाल में जो क्या हुआ, बंगाल में जो लोग नवाब जो शासक होते थे, उनके खजाने कम होने लगे, उनके राज्य में जो राजस्व होता है वो कम होने लगे। ऐसे में जो बंगाल के नवाब थे, उसका नाम था मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इसका विरोध किया। तो किस तरह से हुआ ये, वो आप देखिए। यहाँ पर एक मद्रास का पेंटिंग बनाया गया है, जहाँ पर जहाज़ों से सामान को लाया और ले जाया जाता है। तो इस तरह से पुराने समय में जो व्यापार होते थे, उसको आप पेंटिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मुर्शिद कुली खान जो है किस प्रकार बंगाल में अंग्रेजों का विरोध किए। यहाँ पर एक अंग्रेज का फोटो आपको दिख रहा है, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। इसकी क्या कहानी है, ये आपको आगे पता चलेगी। व्यापार से युद्ध तक, देखिए है ना, अंग्रेज तो आए थे यहाँ व्यापार करने, लेकिन अब व्यापार के बाद वो लोग युद्ध के रास्ते पर चल पड़े थे। हुआ क्या कि जब टेंशन बढ़ने लगा कंपनी के बीच और बंगाल के नवाब के बीच, तब औरंगजेब की तो मृत्यु हो ही चुकी थी। तब बंगाल के ज्यादातर नवाब जो है अपना ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे थे। क्षेत्रीय ताकत भी तेजी से उभर रही थी। जो लोकल अपने ताकतवर लोग थे भारत के, वो भी अपना ताकत दिखा रहे थे। अंग्रेजों को टेंशन हो रहा था। मुर्शिद कुली खान पहले, इसके बाद अली वर्दी खान, इसके बाद सिराजुद्दौला, ये सारे जो नवाब थे बंगाल के, ये शक्तिशाली शासक थे, बड़ा पावर था इनके पास। तो इन तीनों ने किसी भी प्रकार का रियायत, अंग्रेजों को कोई भी प्रकार का फैसिलिटी, कोई भी तरह का छूट देने से मना कर दिया। तो व्यापार का अगर अधिकार चाहिए, इन्होंने कहा कि अगर आपको व्यापार का अधिकार चाहिए तो आपको कुछ नजराना देना हो। नजराना एक प्रकार का क्या होता था, एक प्रकार का लगान के जैसा, टैक्स की तरह ही कुछ जो होते हैं ना, बदले कुछ चाहिए, वही। तो नजराना देने का मांग करने लगे। दूसरी बात यह हो गई कि अंग्रेजों को सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब अंग्रेज लोग सिक्का नहीं ढाल सकते, सिक्का नहीं बना सकते, छाप सकते। तो और उनको जो किले बंदी कर रहे थे ना अंग्रेज, चारों तरफ व्यापार करने के लिए घेर लेते थे एरिया, तो किला बंदी को भी उन्होंने रोक दिया था नवाबों ने। अब हुआ क्या, नवाबों ने एक और चीज कर दी कि कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मतलब कंपनी जो है फ्रॉड करती है, हम लोगों को ठगा करती है, तरह तरह के नियम के द्वारा हमारे राजस्व को नुकसान पहुंचाती है। तो एक्चुअली में सही में राजस्व की जो वसूली हो रही थी वो बहुत ही कम हो रही थी, और नवाबों की ताकत भी कमजोर हो रही थी। टैक्स तो मिल नहीं रहा था, अंग्रेज तो पैसा या कोई भी धन दे नहीं रहे थे। तब क्या हुआ, तब जो है अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां भी लिख डाली। मतलब अफसर जो ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखा करते थे जिससे पढ़ करके नवाबों को बड़ी बुरा लगता था, वो उनकी बुराई लिखा करते थे। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे हुआ ये कि कंपनी का कहना है कि व्यापार हमारा तबाह हो रहा है। मतलब ये जो नवाब थे ये अलग ही टाइप के थे, और इन्होंने अंग्रेजों को टेंशन देना शुरू कर चुके थे। तो व्यापार ये सोच रहे थे कि हमारा, अंग्रेज सोच रहे थे कि हमारा व्यापार तभी फलेगा फूलेगा जब इस किसी भी प्रकार का कोई हम लोग शुल्क नहीं देंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे। अब हुआ क्या, कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अगर हम लोग को अपना पावर भारत में जमाए रखना है तो उसके लिए हम लोग को अपना आबादी भी बढ़ाना होगा, और गांव खरीद लेना होगा लाइसेंस से, पैसा से, है ना, और अपना किलों को मजबूत करना होगा, फिर से दोबारा बनाना होगा। अब अगर अगर ऐसी स्थिति रही, एक तरफ मुगल बादशाह देख रहे थे अपनी ताकत किस तरह से बढ़ाई जाए, अंग्रेजों को किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए,
तो दूसरी तरफ अंग्रेज भी इस तरह का प्रयास कर रहे थे कि क्या किया जाए, इन नवाबों से किस तरह से पीछा छुड़ाया जाए। तो ये टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और ये टकराव आगे जा करके एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध में बदल गया। उस युद्ध का नाम था पलासी का युद्ध। ठीक, पलासी का युद्ध इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बाद अंग्रेजों का जो स्थापित करने का जो पावर था वो कई गुना बढ़ गया था। अंग्रेजों की हिम्मत इस युद्ध के बाद बढ़ गई थी। पलासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद ये हुआ था। देखिए, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अपने आप में बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा अपनी प्रजा के लिए अंग्रेजों को टेंशन देने वाला एक शासक था। तो इस तरह से सिराजुद्दौला की ताकत भी काफी बढ़ी हुई थी। अंग्रेजों को क्या हुआ, अंग्रेज चाहते थे कि कोई भी नवाब रहे वो कठपुतली की तरह रहे। कठपुतली क्या होती है? कठपुतली, आप मेले उले में गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा कठपुतली का डांस। कठपुतली में क्या होता है कि एक पुतले जैसा बहुत सारे बने होते हैं और उसको धागे की सहायता से नचाया जाता है, यानी कि कठपुतली नाचता है किसी और के इशारे पर। उसी तरह अंग्रेज बंगाल का नवाब चाहते थे जो अंग्रेजों के इशारे पर काम करे, उसको रियायत दे, उसको सुविधाएं दे और किसी भी तरह का टेंशन अंग्रेजों को ना दे। तो कंपनी ने सिराजुद्दौला के पास भी यही किया। और क्या किया कि कंपनी चाहते थे कि सिराजुद्दौला के अलावा ही कोई दूसरा नवाब बना दिया जाए जो अंग्रेजों को टांग ना अड़ाए, जो अंग्रेजों को टेंशन ना दे, किलेबंदी करने से ना रोके, हाँ, राजस्व चुकाने का कोई टेंशन ना हो। लेकिन सिराजुद्दौला पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला अपनी 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज के आगे अंग्रेजों के जो अफसर थे वो सारे गिरफ्तार कर लिए गए। नवाब के सामने उसकी एक न चली। और गोदाम पर क्या किया, सिराजुद्दौला के लोगों ने ताला लगा दिया, अंग्रेजों के सारे हथियार छीन लिए, अंग्रेज के जहाजों को कब्जे में ले लिया। और इसी के बाद फिर कलकत्ता ये लोग चले। कलकत्ता के किले को भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब जब कलकत्ता का किला अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, तब मद्रास, जो आज का नया नाम है चेन्नई, इस इलाके का, मद्रास में एक अंग्रेज अफसर था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने भी अपनी सेना को तैयार किया और इनकी नौसेना भी थी। नौसेना मतलब क्या होता है? पानी वाले जो जहाज होते हैं, सैनिक होते हैं, वो नौसेना। उनके पास नौसेना भी थी। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और फिर एक युद्ध शुरू हुआ। कौन सा युद्ध था वो, आप देखिए। आखिरकार 1757 में क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी सेना का नेतृत्व किया। मतलब एक तरफ सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। साल कौन सा? 1757। सिराजुद्दौला यहां पर हार गए। सिराजुद्दौला के हारने का कारण यह था कि उसका अपना ही सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गया था। और मीर जाफर के साथ जो सेना की टुकड़ी थी उसने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। और जब ऐसा हुआ तो सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। और फिर अंग्रेजों ने कहा था कि अगर मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हटा करके किसको बनाया जाएगा?
मीर जाफर को बना दिया जाएगा। मीर जाफर लालच में आ चुका था और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे देखिए क्या होता है। तो पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के स्थापित होने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहा है। भारत में कंपनी का जो ताकत था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ताकत था, वो इसी युद्ध के बाद बढ़ा। इसी युद्ध में उसको पता चल गया कि भारत में किस तरह से हम लोग को रहना है, किस तरह से इस देश में कब्जा जमाना है। पलासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। कंपनी की जिम्मेवारी अभी भी किसी मुगल या फिर किसी बंगाल के नवाब के ही हाथों में थी। मतलब अभी भी कंपनी जो थी वो अपने आप को शासक नहीं मान रही थी। वो चाहती थी कि एक ऐसा शासक रखें जो हमारा मदद करता रहे, तो हम लोग को शासक बनने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये काम बिना लड़ाई के हो सकता है और हम लोग को क्या है, हम लोग को तो मुनाफा कमाना है। तो इस तरह से कंपनी की सोच काम कर रही थी। लेकिन जल्दी ही कंपनी को एहसास हुआ कि यह काम भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि कठपुतली नवाब जो मीर जाफर थी, जो अंग्रेजों का कहा मानती थी, वो भी कभी कभी अंग्रेजों को टेंशन दे देता था। क्यों? क्योंकि जो नवाब था मीर जाफर, वो भी अपना प्रजा को दिखाने के लिए, अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा काम कर देता था जो अंग्रेजों को ठीक नहीं लगता था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कोई भी नवाब पूरी तरह से हमारे हैंडल में हो। तो फिर कंपनी क्या करती थी? कंपनी ऐसे सिचुएशंस में विरोध करती थी, मीर जाफर का विरोध करती थी। और मीर जाफर का विरोध करते करते उनको मीर जाफर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम परेशान करने लगा अंग्रेजों को। तो फिर क्या हुआ, यह परेशानी आगे जाकर के बक्सर की लड़ाई के रूप में 1764 के रूप में सामने आई। लेकिन यहां उसको अभी हार का सामना करना पड़ा। किसको? मीर कासिम को। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे जो है, मीर जाफर दोबारा बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर दोबारा बंगाल का नवाब बना। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। हर महीना उसको चाहिए 5 लाख रुपया। अब कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको चाहिए सैनिक का खर्चा, उसको चाहिए व्यापार की जरूरत का खर्चा और दूसरा खर्चा। उसको पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसा चाहती थी। अब कंपनी क्या करे कि उसने ज्यादा इलाके पर, अधिक से अधिक इलाकों पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। और इसी दरमियान 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तब तक कंपनी का जो इरादा था वो भी बदल गया था। अब कंपनी देख रही थी, ये जो कठपुतली नवाब हम लोगों ने कईयों को बनाया था, इनके साथ भी हमारा कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। ये लोग बीच बीच में टेंशन देते रहते थे। तब जाकर के क्लाइव ने एक ऐलान किया, रॉबर्ट क्लाइव, जिसका फोटो आप देखे थे। रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब देखिए कि ये नवाबों से टकराते टकराते, व्यापार करते करते अब खुद नवाब बनने का सपना देख रहे थे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान भी एक बहुत बड़ी उस समय पोस्ट होती थी, बहुत बड़ी चीज होती थी। किसी को अगर दीवानी मिल जाए तो उसको बड़े बड़े अधिकार मिल जाते थे। अब दीवानी जब मिल गई बंगाल की दीवानी किसको? अंग्रेजों को। तब बहुत बड़े इलाके पर उसको नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिल गया। बहुत बड़े एरिया में उसकी पावर चलने लगी। कंपनी पुरानी समस्या हल हो गई थी। कंपनी जो पुराने प्रॉब्लम थे
टेंशन देने वाली बातें थी वो उसकी खत्म हो गई थी। शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार तो बढ़ ही रहा था, अब उसका पैर ज्यादा पसारे जा रहे थे भारत में। भारत की ज्यादातर चीजें अब विदेश जा रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, भारत में जब वो कुछ चीज लेते थे तब बदले में सोने और चांदी देते थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो भारत के व्यापारियों को वो दे सके। तो वो लोग सोने और चांदी लेके आते थे अपने देश से और भारत में व्यापारियों को दे करके सामान खरीद के अपने दूसरे जगहों पर बेच के आते थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन का जो सोना था, चांदी थी, जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, वो कम होने लगी। अब अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया कि अब हम ब्रिटेन से कोई भी इस तरह का सोना चांदी नहीं लाएंगे और भारत में रहकर भारत की ही आमदनी करके भारत में ही व्यापार से कमा के विदेश में और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये ट्रिक अंग्रेजों ने लगाई और ऐसी कमाई से भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। अपने फौजों को संभालना था तो इसी के पैसे से, किला की घेरेबंदी करनी थी, किला बनाने थे तो इसी पैसे से, दफ्तरों के निर्माण करती थी तो इसी पैसे से। मतलब कंपनी अब कोई भी ब्रिटिश पैसा भारत नहीं लाना चाहती थी, किसी भी प्रकार का ब्रिटिश धन भारत नहीं लाना चाहती थी और भारत के ही धन से भारत में ही सब कुछ करके भारत को ही अब कमजोर करना चाहती थी, भारत पे ही व्यापार करना चाहती थी। भारतीयों को अभी भी अब उन्होंने प्रयास कर चुके थे कि अब भारत के लोगों को किस तरह अपने अंडर में रखा जाए। नवाबों से तो उन्होंने ये सब चीज सीख ही लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आधा होता है। इस वीडियो की जो नेक्स्ट पार्ट 2 बनेगी वो यहीं से स्टार्ट होगी और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन जानकारी मिली होगी। इसकी आगे की जानकारी हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।